ठीक है, तो सब क्वेश्चन कर रहे हो? अच्छी वर्मा बुकलेट हो गया, एक चैप्टर नंबर 34 35। सर 34 से पूछना है। बोलो। सर 13। एक मिनट, देखने दो क्वेश्चन के। पेज नंबर कितना है? 231। क्वेश्चन नंबर 13। यस सर। ठीक है, बोल रहा है हाइपोथेटिकल मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग इन रीजन इज गिवन बाय बी नॉट डी एट यूनिट वेक्टर along the radial direction। ठीक है। A circular loop of radius a carrying a current I is placed with its plane parallel to xy center 0 0 t। जैसे बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा माना गया। जैसे कि हम लोग जो पॉइंट चार्ज मानते हैं, पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? एक पॉइंट चार्ज से स्फेरिकल रेडियली सबसे बाहर की तरफ निकलता है। वैसे ही यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो है एक किसी पॉइंट से चारों तरफ निकल रहा है। ठीक है। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस। उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा लूप रखा हुआ है, करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है। इस पे फोर्स कितना लगेगा ये बताना। तो इसके अगर हम देखेंगे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में ऐसा लगता हुआ दिख रहा होगा, लग रहा होगा। यस। हेलो। ठीक है, तो यस इसको हम सर। इस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है, ये जेड डायरेक्शन हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया। इधर हम जेड लिख रहे हैं ताकि ये वाला, ये जो डिस्टेंस है डी है, इसका रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस ए है, तो ये डिस्टेंस अंडर रूट। खैर इसकी जरूरत है भी नहीं। अब हमें बोल रहा है कि इसमें एक करंट ऐसा बह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्पेस चारों तरफ हमें सेम दिख रहा है, दिख रहा होगा। यस सर। और हमें बी डॉट डीएल से हमें इसमें फाइंड करना होगा कि इस पे टोटल मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है। तो कैसे फाइंड कर सकते हो? एक, सर रिंग का जो फॉर्मूला आया था। हाँ, तो रिंग का फॉर्मूला से कैसे करोगे? डीएल, डीएल वेक्टर ये तो आपस में परपेंडिकुलर है। हाँ ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। और यस। डीएल वेक्टर छोटा सा अगर लेंगे तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, करंट की डायरेक्शन में लेंगे तो दोनों में यस। एंगल। फिगर कैसे बनाए, समझ आ रहा है? दोनों में एंगल कितना होगा? एक कोन बन रहा है ऐसे समझो, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और इस डीएल वेक्टर में दोनों में एंगल कितना बन रहा होगा, बता सकते हो? देखो फिर से फिगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा।
ये अगर डीएल वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इनटू द प्लेन जा रहा है, ठीक है। अगर करंट ऐसा आ रहा है तो अगर हम यहाँ से ऐसे ले जाएं तो इस प्लेन में हमें मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ दिख रहा है, ठीक है। तो दोनों में एंगल कितना है, ये बात समझ आ रहा है, दिख रहा है कितना एंगल होगा डीएल वेक्टर में और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, बोलो। 90। 90 डिग्री दिख रहा है ना, क्योंकि एक इनटू द प्लेन है, एक प्लेन में है, दोनों में अगर एंगल देखेंगे तो 90 डिग्री होगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो हम यहाँ पे बी लिख सकते हैं, हम छोटे छोटे पार्ट पे देख रहे हैं तो डीएल लिख सकते हैं, यस। ठीक है। तो रेडियल है, डीएल करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। और डीएल क्रॉस डी करो, ठीक। अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे कि अगर हम बी के दो कंपोनेंट्स लिए तो इधर आ रहा है बी नॉट कॉस थीटा और इधर आ रहा है बी नॉट साइन थीटा। अगर हम इसे एंगल थीटा बोल रहे हैं तो इधर भी एंगल लेंगे तो ये एंगल थीटा ही हमें बनता हुआ दिखेगा, यस। दिखेगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो डीएल जो है इनटू द प्लेन है, डीएल वेक्टर जो है ये इनटू द प्लेन है। अगर हम डीएल वेक्टर और क्रॉस बी कॉस थीटा देखेंगे तो इसकी वजह से, यानी कि हम डीएल क्रॉस बी नॉट कॉस थीटा देखेंगे तो इसके वजह से जो डायरेक्शन होगा क्या हमारा सेंटर की तरफ होगा, रेडियल डायरेक्शन होगा फोर्स। हाँ, ध्यान से चेक करके बताओ क्रॉस प्रोडक्ट से, रेडियल डायरेक्शन के लॉन्ग एक्ट करेगा, दिख रहा है। नो। इस पॉइंट पे डीएल अंदर है, डीएल क्रॉस बी कॉस थीटा करो, डीएल क्रॉस बी नॉट कॉस थीटा, तो उसका डायरेक्शन किधर जा रहा है, यहाँ पे इधर की तरफ आ रहा है, यस। आ रहा है, क्लियर है। तो वही रेडियल डायरेक्शन बोल रहे हैं कि इधर की तरफ आ रहा है। वैसे ही हम इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर की तरफ आएगा, यानी कि हम यस। बोल सकते हैं कि ड्यू टू सिमेट्री इस कंपोनेंट का फोर्स तो जीरो होगा, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी जीरो, क्लियर है, ड्यू टू सिमेट्री। अब जो भी फोर्स होगा ये बी नॉट साइन थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा, और वो हमें दिख रहा है कि सारा, अगर हम ये जेड डायरेक्शन बोले हैं तो सारा का सारा जेड डायरेक्शन की तरफ लग रहा है हर पॉइंट में, तो एडअप हो जाएगा। तो हम उसके लिए अगर हम फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो फोर्स इक्वल टू आई नॉट बी नॉट साइन थीटा इंटू डीएल। डीएल इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई ए आएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं आई नॉट बी नॉट 2 पाई ए साइन ऑफ थीटा। अब थीटा दे नहीं रखा है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। तो वही चीज आ जाएगा हमारा। जैसे एक कह रखा है यहाँ पे कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है कि रेडियली बाहर की तरफ निकले, ठीक है, क्योंकि पॉइंट सोर्स से
कभी भी बाहर निकलता हुआ नहीं दिखता है, हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करता है। ठीक है, और कोई यस दिक्कत? सर 25 का बी। 25, so this तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन पूछ रहा है। ऐसा किए हैं हम लोग पहले, मिला ही होगा कि ऐसा मान लेते हैं कि एक रिंग है, इस पे हम पॉजिटिव चार्ज दिए हैं, ठीक है, और यहाँ सेंटर पे एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं, तो इस रिंग के हर पॉइंट पे फोर्स बाहर की तरफ ऐसा लगेगा। यस सर। और हम लोग से पूछा गया होगा कि ये रॉड है तो इसमें टेंशन फाइंड करो, याद है? यस ऐसे क्वेश्चन की हो, या फिर सरफेस टेंशन वाले में भी आया होगा। तो यस वैसे ही ये भी क्वेश्चन है कि अगर हमसे बोल रहा है कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत जगह आएंगे और सब जगह एक ही मेथड होगा। ठीक है, ये लूप है, इसमें अगर करंट बह रहा है, करंट दे रखा है, ऐसा है तो आई क्रॉस बी हमें दिख रहा है कि हर पोजीशन पे जो फोर्स है वो अंदर की तरफ ही लग रहा होगा। ठीक है, तो हम लेंगे छोटे से फोर्स ले लिए कि हम जूम कर लिए, ठीक है, उसे जूम करके देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा। छोटा सा पोर्शन हमें ऐसा कुछ दिखेगा जूम करने के बाद, वो यहाँ सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक है, इसे हम थीटा बोल सकते हैं। तो फोर्स डाउनवर्ड की तरफ है, तो इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, टेंजेंशियल होगा। एफ इधर भी, इस पे एफ ही नहीं लग रहा होगा। ठीक है, ये जो है एंगल थीटा, ये भी angle, ठीक है, सो 90 डिग्री है लगभग, तो यहाँ पे ये एंगल थीटा ही आएगा। तो यहाँ से दिख रहा है एफ कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमें दिख रहा है कि 2f साइन थीटा हमें मिलेगा, दिख रहा है? या फिर ऐसे कर यस लो, सर। कंप्रेसिव है ना, तो टेंशन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बना सकते हैं फोर्स को। तो हमें 2f साइन थीटा जो दिख रहा है, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था, इस छोटा सा एलिमेंट अगर हम ये डीएल एलिमेंट लिए हैं, डीएल यानी कि r2 थीटा अगर लिए हैं, तो r2 थीटा पे कितना फोर्स लगेगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर कर देंगे। यहाँ पे इसके बाद एक अप्रोक्सीमेशन और लेंगे कि थीटा जो है बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को थीटा रख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन करे हो ना, हो जाएगा, अब पूरा कर दें? यस हो। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत जगह पे मिला होगा। सर 28। 28, a conducting wire of length L lying uniformly in a magnetic field B. उसका कौन सा पार्ट? सी। पहला क्या, एवरेज फोर्स, इलेक्ट्रॉन कंसिडर एट वन इन, ये चीज तो हम लोग डेरिवेशन में किए ही थे।
पूरा वही डेरिवेशन ही पूछ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है, ये इधर की तरफ भी स्पीड से जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो भी से जा रहा था। तो हम लोगों ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर की तरफ जाए, किस किस में इकट्ठा हो रहा है, भी नहीं, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उस पे, तो नीचे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आया तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा हमारा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन आया तो ऊपर इस पे ई इंटू ई फोर्स लग रहा होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी ई इंटू बी लग रहा होगा। तो इस केस में हमें दिख रहा है कि ई कट जाएगा। अच्छा, तो ई इजकल टू हमें क्या दिख रहा है, बी इंटू बी वी। दिख रहा है। यस सर। अच्छा, ये मैं, अच्छा ठीक है, ये सब नेक्स्ट चैप्टर में है, अभी तुम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। पोटेंशियल वाला सर। हाँ, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ये डायरेक्ट डेरिवेशन ही है। जैसे पहला वाला तो बात समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया इसका कि भी यस से सर। जा रहा है तो भी क्रॉस बी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आके इकट्ठा होगा और ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर आके इकट्ठा होगा, ऐसा होगा, ये तो बात समझ रहे हो। क्योंकि यस सर, अगर दो हम पार्ट एक बन गए। इलेक्ट्रॉन, हाँ, भी था तो इधर भी क्रॉस होता तो ये लगा होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर लग रहा होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ, तो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिख रहा है, इवन भी। अब पोटेंशियल हमें पूछ रहा है, ये लेंथ एल है, तो अगर यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग पोटेंशियल क्या लिखते हैं, ई इंटू डी लिखते हैं, तो हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, यस। एल वी बी, ये पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है। यस। ठीक है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अगर कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा होता है तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, तो इसे हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं। और और कुछ नहीं। हम्म, हो गया सर। और किसी का नहीं है। ठीक है, फिर आगे का देखते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्री, अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। अर्थ मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये अर्थ हो गया, अगर ये जियोमेट्रिकल अगर एक्सिस हो गया जिसके अबाउट में अर्थ रोटेट होता है, तो हम लोग इसे अगर नॉर्थ पोल बोल रहे हैं, जियोमेट्रिकल नॉर्थ, तो ये होगा जियोमेट्रिकल साउथ। जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है वो थोड़ा इससे टिल्टेड होता है किसी एंगल पे, 11.3 डिग्री होता है, और ये मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता है ये एंगल भी चेंज होते रहता है। तो इसे हम लोग बोले थे कि नॉर्थ सीकिंग पोल, यानी मैग्नेटिक नॉर्थ, या फिर नॉर्थ सीकिंग पोल। इसे हम लोग बोल रहे थे मैग्नेटिक साउथ या साउथ सीकिंग पोल। और अर्थ का मैग्नेट की अगर हम बात करें कि अगर अर्थ के एक बार मैग्नेट है तो उसका साउथ पोल इधर की तरफ था, नॉर्थ पोल इधर की तरफ था, ऐसे ही था। ठीक है, तो कुछ टर्म्स जो है हम लोग को इस केस में पढ़ने हैं, तो टर्म्स जानने हैं जो कि हम लोग सेवेंथ एट्थ में भी पढ़े होंगे। पहला जियोमेट्रिक मेरिडियन। ज्योमेट्रिक मेरिडियन किसे कहते हैं, बोलो। नहीं पता, ठीक है।
तो किसी भी पॉइंट पे, यानी कि एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है, अर्थ की किसी भी पॉइंट पे, दिस इज वर्टिकल प्लेन containing north and south direction। ठीक है, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम अर्थ के किसी भी सरफेस पे अगर एक ऐसा प्लेन बनाते हैं, ऐसा प्लेन ड्रॉ करते हैं, ऐसा प्लेन एज्यूम करते हैं जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेरिडियन। ठीक है, किसी भी सरफेस की बात कर रहे हैं, तो लेट से कि अगर हमारा ये अर्थ सरफेस है, अगर ये अर्थ सरफेस है, हम बोल रहे हैं कि ये जो है नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो एक ऐसा अगर हम प्लेन बनाते हैं जो कि ये यहाँ से ऐसा परपेंडिकुलर, ठीक है, क्या ऐसा दिख रहा है कि हमें ऐसा परपेंडिकुलर एक प्लेन दिख रहा है जो कि इस सरफेस से ऐसा परपेंडिकुलरली जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हम प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं, इसे ही हम बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हम बोल रहे हैं कि अर्थ सरफेस है, इस अर्थ सरफेस पे एक ऐसा प्लेन हम लोगों ने ड्रॉ करा जो कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली जैसा कि यहाँ पे है, वैसे ही अगर हम लोग नॉर्थ साउथ में, अगर हम मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ हम ड्रॉ करेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सेकेंड टर्म हमें सीखना है मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन भी हम बोल रहे हैं वही चीज है कि प्लेन ही है, प्लेन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ अर्थ along north south direction of अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये जो है जियोमेट्रिक नॉर्थ है, ये जियोमेट्रिक साउथ है। तो जो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस होगा, इससे थोड़े एंगल पे होगा, ऐसा कुछ जाएगा, हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ है, और ये मैग्नेटिक साउथ। तो जो हमारा एक्सिस होगा, जो बोल रहा है कि प्लेन होगा, वो इस पे ऐसा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये जो प्लेन है, इस पे अगर परपेंडिकुलर है, तो इसे हम बोलते हैं कि ये जो प्लेन हमें दिख रहा है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ की तरफ है, और इस सरफेस से परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो सरफेस है, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो है अर्थ सरफेस। तो दोनों चीज सिंपल सिंपल सा चीज है, एक को बोल रहे हैं हम लोग ज्योमेट्रिक मेरिडियन, और एक को मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योमेट्रिक मेरिडियन हम उस प्लेन को बोल रहे हैं
जो प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और सरफेस से परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम जहाँ बैठे हैं वहां से भी अगर हम एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ में होना चाहिए, तो उसे हम ज्योमेट्रिक मेरिडियन बोल सकते हैं। वही अगर प्लेन उसी पॉइंट पे अगर बोलें कि हम मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, तो उसे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम ऐसे दो प्लेन्स ड्रॉ कर रखे हैं, एक को मैग्नेटिक मेरिडियन बोले और एक को ज्योमेट्रिक मेरिडियन, तो दोनों में एक एंगल थीटा दिखेगा जो कि एक्स के बीच में का थीटा है। ठीक है, तो उस पॉइंट पे अगर देखते हैं तो उस पॉइंट का मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये एंगल अल्फा से लिख रहे हैं, अल्फा, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। ये क्या है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एंड ज्योमेट्रिक मेरिडियन at any point on earth surface। ठीक है, अर्थ सरफेस के किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम लोग मैग्नेटिक और जियोग्राफिक मेरिडियन बनाते हैं के बीच का एंगल देखते हैं, तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं कि वो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स था। अब इससे रिलेटेड हम लोग देखते हैं कि इसे अगर किसी अर्थ सरफेस पे 3D में देखें तो कैसे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर एक बार तुम लोग जाके एनसीईआरटी में चैप्टर 5 में अर्थ मैग्नेटिज्म में दे रखा है, उसमें भी एक बार देख लेना। ठीक है, क्योंकि 3D फिगर है। हम ये एक क्यूबॉइड बनाए हैं। ठीक है, ये क्यूबॉइड है। हम ये पॉइंट मान रहे हैं कि अर्थ सरफेस पे है। अर्थ सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हमें दिख रहा है कि इधर, यानी कि अगर हम ऐसे ले जा रहे हैं, यानी कि डायगोनल के लंग है, क्यूब के डायगोनल के लंग। ठीक है, इस पॉइंट से गया है ऐसा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये अर्थ हो गया। इस अर्थ पे अगर हम मान लेते हैं कि इस पोजीशन पे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ऐसा एक हमारा मैग्नेटिक फील्ड बी ही दिख रहा है। ठीक है, तो उसे ही हम ऐसा अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बी हमें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। इसे अगर ध्यान से देखें तो ये जो है ऊपर वाला ये अर्थ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसे अर्थ सरफेस को हम बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो अर्थ सरफेस यानी कि अगर हम देखे थे कि अगर इधर की तरफ कंपोनेंट लेते हैं इसका, यानी कि इसका अगर एक कंपोनेंट हम बोलें कि मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ सरफेस के अलोंग लें, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा। और ये नीचे इधर की तरफ जा रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग देखे थे। और ये जो एंगल थीटा है इसे हम लोग डीप एंगल बोले थे, बी कॉस थीटा, और ये जो है बी साइन थीटा। ठीक है, तो हमारे मैग्नेटिज्म में ये चीज ध्यान में रहना चाहिए कि कौन सा एंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज दिख गया
कि अगर हम यहाँ पे बी देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे, अगर ये कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आ रहा है, यानी कि पॉइंट पी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पी पे देखें तो एक मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजेंटल दिख रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल दिख रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो वैसे ही कुछ आएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ आएगा और एक इधर की तरफ आएगा, ये बी एच हो जाएगा और ये भी वर्टिकल होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाए। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज उसमें नहीं होना है और ये चीज को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे हम इस फिगर में ये चीज तो दिखा दिए कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ये सब चीज। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, नहीं तुम लोग बताओ, हम बोल रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है, किस, ठीक है, ये जो डायरेक्शन है दिख रहा है, ये हम बोल रहे हैं कि नॉर्थ। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है। तो तुम लोग बताओ कि जियोग्राफिक मेरिडियन कौन सा प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा? हम्म, सर इस क्यूबॉइड में हाँ, एस वाला, प्लेन का पीछे नाम वाला सर। बताओ, पीछे वाला। यस सर। ध्यान से देखो, तो जियोग्राफिक मेरिडियन हम लोग वही कहेंगे, पी क्यू भी भी यू भी को कहेंगे। यस सर। अगर हम यहाँ पे बोले जियोग्राफिक मेरिडियन कौन सा होगा, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन और कुछ नहीं बल्कि प्लेन पी क्यू यू भी है। ठीक है, और वही अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहें तो पी क्यू आर। पी क्यू आर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस क्यूबॉइड के डायगोनल के अलोंग है। यस सर। तो डायगोनल किस प्लेन में होगा? ध्यान से देखो, प्लेन पी डब्ल्यू टी क्यू, समझ पा रहे हो कौन सा प्लेन है? डायगोनली जो कट कर रहा है, मान लेते हैं जिस रूम में बैठे हो उस क्यूब का डायगोनल कौन सा बोलते हैं हम लोग, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो वो चीज है। अब इस दोनों में, दोनों के बीच का एंगल जो है वो यही एंगल होगा, ये वाला एंगल। एक प्लेन इधर से जा रहा है जो कि पी डब्ल्यू को बीचों बीच ऐसे कट कर रहा होगा, और एक ये। ठीक है, तो यही एंगल अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि थीटा जो है वो डीप एंगल है और अल्फा जो है वो एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है, तो इसमें ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और डीप एंगल। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में हमें इतना कुछ जानना है, क्या, ठीक है, इतना बात याद रहेगा। अब बहुत यस सर। सारे यस। जैसे आगे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जो
तुम्हारा बोलेगा कि हम अर्थ पे के किसी सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं तो उसमें जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट लेके काम कर लेगा, कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को हमें देखना है। हो सकता है कहीं कहीं पे बोले कि हम सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को ही देखें, यानी कि जहाँ पे हो सकता है कि हमें इनटू द प्लेन का मैग्नेटिक फील्ड का काम हो, तो हम बोलेंगे कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म यहाँ पे यूज करें, बोल सकते हैं। अगर हमें सरफेस से ऐसा पैरेलल यूज करना है तो हम बोल सकते हैं कि हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट ले सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है कि डीप एंगल दिया रहेगा तो डीप एंगल का हॉरिजेंटल क्या, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस थीटा डीप एंगल के टर्म में, और वर्टिकल आएगा बी साइन थीटा। अगर हमें मान लेते हैं कि अ, ये दोनों में से कोई भी पूछेगा, बाकी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है तो क्या होता है ये चीज जानना जानना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कभी कभी हमें उसके अलोंग दे दे तो बी कॉस थीटा का फिर से कंपोनेंट उधर ले लेंगे, बी कॉस थीटा कॉस ऑफ अल्फा कर सकते हो। तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाना हो तब बनता है, नहीं तो सिंपल वे में यही चीज रहता है, ठीक है। तो इससे यस। ज्यादा हमें न्यूमेरिकल नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक बार जाके पढ़ लेना है, थ्योरेटिकल ही रहता है, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अर्थ के दो दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम अर्थ सरफेस पे खड़े हैं और हमारे हाथ में एक कंपास है, तो कंपास कौन सा मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड होगा बताओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से हॉरिजॉन्टल। या, क्योंकि कंपास जो होता है ऐसा फिक्स होगा, हम उसे अगर हॉरिजॉन्टली रखे हैं सरफेस पे तो वर्टिकल वाला इस एक्सिस के अबाउट तो ऊपर नीचे रोटेट करा नहीं सकता है, ये सिर्फ इधर ही रोटेट कराएगा। तो कौन कंपोनेंट करा सकता है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हम लोग जो कंपास यूज करते हैं वो एकदम परफेक्टली फ्लैट रख के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ही यूज करते हैं। अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करना हो, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट यानी कि कहीं पे भी डीप एंगल फाइंड करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डीप नीडल, डीप नीडल। ये क्या है, तो यूज टू मेजर डीप एंगल, ठीक है, जो एंगल ऑफ डीप अभी ऊपर था, एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे अगर हमें डीप एंगल फाइंड करना हो तो हमें डीप नीडल का यूज करते हैं। ये भी जो है, जो हमारा कंपास था वैसा ही ये भी सिंपल सा एक डिवाइस होता है, लेकिन ये वर्टिकल होता है, इस तरीके का कुछ होता है, ठीक है। स्टैंड हो गया, यहाँ पे ऐसा मीटर इसमें लगा होता है, ठीक है, इस पे ऐसे लगा होता है, और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ये जो है हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कंपास का नीडल, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड रहता है। तो ये वर्टिकल प्लेन में दिख रहा है कि है, तो इसे रखेंगे तो जो भी कंपोनेंट आएगा ये वर्टिकली रोटेट होगा, ये तो हॉरिजॉन्टल रोटेट होगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज यूज होता है हमारा डीप एंगल फाइंड करने के लिए। एक चीज और ध्यान में रखना है कि टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है, नहीं जानना है हमें।
ये जो है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर यूज्ड टू मेजर BH, यानी कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट पे नापना होता है तो हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का सहारा लेते हैं। ठीक है, जैसे मन में आता है कि हाँ भाई अर्थ मैग्नेटिज्म है, चलो ठीक है मान लिए। मेजर कैसे करेंगे? तो मेजर करने के लिए ये सब डिवाइसेस है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर से हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसी पॉइंट का मिल जाएगा। डीप नीडल से उस पॉइंट पे कितना डीप एंगल है वो पता चल जाएगा। तो अगर ये भी पता चल गया तो हम लोग तो मैग्नेटिक फील्ड आराम से वहां पे निकाल सकते हैं। BH पता चल गया तो BE क्या होगा? BH बाई BH cos थीटा। तो उससे हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? यस। तो ये था मैं अर्थ मैग्नेटिज्म का थोड़ा सा कहानी। ठीक है, इसके बाद है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, ये जो है मैटर का हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज देखते हैं। कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करे थे। तो वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड को कैसा रिस्पॉन्स देता है उसके बेसिस पे हम लोग इसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन ये किस चीज पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेस ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बेस्ड ऑन रिस्पॉन्सेस ऑफ मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है डायमैग्नेटिक मटेरियल। सेकेंड बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल। थर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, केमिस्ट्री में डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए पढ़े होंगे कि डायमैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, पैरा में होते हैं, ऐसा कुछ पढ़े थे। यस। यस सर। ठीक है, तो वैसा उसी सबसे रिलेटेड है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आखिर वैसा होने से क्या इफेक्ट हुआ था। ठीक है, तो एक तो वो चीज से रिलेटेड है। दूसरा ये है कि हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कैपेसिटर पढ़ने से पहले कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जब हम लोग बात किए थे तो उसमें हम लोग बोले थे कि अगर किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो पोलराइज हो जा रहा था। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी हम लोग पोलराइजेशन की ही बात करेंगे कि अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस मटेरियल को रखते हैं तो मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे कि पोलराइज हो गया है। वहां पे भी हम लोग देख रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे थे तो उस पे इंड्यूस चार्ज आ जा रहा था। ठीक है, तो वैसे ही सिचुएशन यहाँ भी होगा। तो पढ़ने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, क्योंकि हम एटॉमिक लेवल पे अभी थोड़ा सा बात करेंगे तो ये चीज जानना जरूरी है। मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे कि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग 2 तरीके से निकालना सीखे हैं। एक तो अगर हमारा बार मैग्नेट रहा तो बार मैग्नेट है तो इधर साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया, तो साउथ को हम -m, इसका स्ट्रेंथ -m बोलेंगे और नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ
प्लस एम बोलते हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है माइनस से प्लस की तरफ एम, इसे हम लोग लिखेंगे, दोनों का बीच का अगर दूरी एल है तो एम इंटू एल लिखते हैं। एक में दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है या लूप है, ठीक है, मान लेते हैं करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट आई बह रहा है, तो इससे मैग्नेटिक मोमेंट जो है एन आई ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम इसलिए यूज किए क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है। अब ये जो है हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, इसके अराउंड में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसा चक्कर लगा रहा है, ठीक है, राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है, किसी स्पीड v से घूम रहा होगा। तो यहाँ ध्यान से देखें तो अगर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये v से चक्कर लगा रहा है, तो इस पे इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बता सकते हो? हम्म, बोलो। एंगुलर मोमेंटम नहीं पता, केमिस्ट्री में पढ़े होगे बोर्स मॉडल, बोर्स मॉडल में पढ़े होगे कि हर इलेक्ट्रॉन जो होता है NH अपॉन 2 पाई में घूमता है। n इसके लिए 1 है तो NH अपॉन 2 पाई, n 1 है तो इसके लिए h/2 पाई होगा, होगा ना जी? Yes, sir. ये पढ़े हैं ना हम लोग बोर मॉडल में, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया होगा। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें पढ़े थे कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो भी होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे होते हैं वो NH अपॉन 2 पाई के ही इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई में ही घूमते हैं। यहाँ n जो है 1 है तो इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं h/2 पाई होगा। कोई दिक्कत इसमें? नो। ठीक है, तो ये चीज है कि हाँ भाई L जो है h/2 पाई होगा। अब इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो एक चीज याद रखना है, नोट, कि m/l रेशियो किसी भी चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है उसके लिए q/2m आता है। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कोई सा भी लेकर हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखना है क्योंकि ये चीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज करेंगे, यहाँ पे भी यूज कर लेंगे। तो एक तो मेथड है कि हम मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना चाहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से हम करंट फाइंड कर लें। तो हम दोनों मेथड बता देते हैं। मेथड वन हम क्या करेंगे, v अगर स्पीड दे रखा है तो v की वजह से, तो v फिर वही फाइंड करना पड़ेगा। बोर मॉडल में जो v लिखते थे क्या लिखते थे, स्पीड, कितने स्पीड से मूव करता है। लो, रेडियस क्या होता है, सब भूल गए हो क्या? Yes, sir. आगे बढ़ते जाओ, पीछे का सब भूलते जाओ। चलो ठीक है, छोड़ो। तो वहां पे बता देते हैं सिर्फ कि अगर ये v है, v अगर हमें पता है, ये रेडियस पता है, तो हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2πr/v से। टाइम पीरियड अगर निकल गया तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि हाँ भाई करंट कितना होगा। तो E/Q/t से करंट पता चल जाएगा। करंट पता चल गया तो उसमें एरिया से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा फिर से मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाएगा।
ठीक है, तो लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम इस चीज को याद रखते हैं कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट बाय एंगुलर मोमेंटम का रेशियो हमेशा किसी भी चार्ज के लिए, कैसा भी चार्ज पार्टिकल के लिए अगर रोटेट कर रहा है तो उसके लिए q/2m ही आता है। तो अगर ये चीज हम जानते हैं तो दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा q/2m इंटू एल होगा। एल एच अपॉन 2 पाई है, यानी कि हम बोल सकते हैं m इजकल टू क्यू एच अपॉन 4 पाई mi। तो ये चीज यहाँ पे बताने का सिर्फ एक ही पर्पस था कि अगर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में राउंड में घूम रहा है न्यूक्लियस के राउंड में, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्रोड्यूस होता हुआ हमें दिख रहा है। उसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। ये बात तो सभी लोग मान गए हो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियाई के अबाउट में घूम रहा है तो उससे ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इतना बात में किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि जो भी कहानी है इसी के No, sir. ऊपर डिपेंड करता है कि हमें ये चीज मान लेना है कि हाँ भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट इतना कुछ है। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, क्योंकि कभी भी चार्ज के लिए अगर पूछेगा कि चार्ज घूम रहा है, हो सकता है रिंग पे चार्ज देके रिंग को घुमा दे, डिस्क पे चार्ज देके डिस्क को घुमा दे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एल फाइंड कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम। या फिर यहाँ सिंगल था, हाइड्रोजन था, तो वहां पे ये फाइंड कर लिया, एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है। और यहाँ से m/l इक्वल टू q/2m लगा सकते हैं। अब हम ये चीज तो मान गए कि अगर एटम में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम एक एटम की बात कर रहे हैं, उसमें एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम बोले कि ऐसे से बहुत सारे एटम्स अगर करेंगे तो मिल के अंदर में बहुत सारे वो मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट कर रहे होंगे। यस ठीक सर। है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि दो तरह के मटेरियल पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेटिक मोमेंट इन डिफरेंट मटेरियल्स। अगर हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेचुरल मैग्नेटिक मोमेंट। नेचुरल मैग्नेटिक मोमेंट क्या कहना चाहेंगे हम यहाँ पे? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर डाइलेक्ट्रिक है तो उसमें दो तरह के हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने उसे कहा था जिसमें कुछ डाइपोल मोमेंट था, इनिशियली जीरो नहीं था। एंड नॉन पोलर उन्हें कहे थे जिसमें डाइपोल मोमेंट इनिशियली जीरो था। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही दो तरह के पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि किधर की तरफ रोटेशन है और इसके पास कुछ इनिशियल मैग्नेटिक मोमेंट है या फिर नहीं। जैसे पहला का बात कर रहे हैं कि अगर ये हमारे पास कोई भी एक मटेरियल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक ये सारे एटम्स हैं इसमें और इस एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं कि सब एक दूसरे को कैंसल आउट कर जा रहा है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट, वो सब का सब जीरो है। इंडिविजुअल एटम के लिए हम बोल रहे हैं कि ये जीरो है, यानी कि हर एक एटम, ये सब हम एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हम बोल रहे हैं कि जीरो है। तो अगर हम एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बोल रहे हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर टोटल कोई पूछे इस मटेरियल का तो क्या मिलेगा हमें?
जीरो ही मिलेगा। 0 ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसा हो सकता है कि अगर ये हमारे पास मटेरियल है, लेकिन इस केस में जो है हर एटम का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, हम डायरेक्शन ये दिखा रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट का, कुछ भी आर्बिट्री होगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज नॉट जीरो, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट टोटल जो है वो जीरो है। ठीक है, क्या करें कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है एक एक एटम का जीरो है, लेकिन टोटल एक एक एटम का जीरो नहीं है, लेकिन टोटल जो है जीरो है। ये सब जो है हम एक एक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहे हैं। ये सब एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका मैग्नेटिक इंडिविजुअल जो है नॉट जीरो है। ये किस चीज पे बेस्ड होता है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज पे डिपेंड करता है। जो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स पेयर ये सब के बारे में बात करते हैं केमिस्ट्री में, उन्हीं चीज से रिलेटेड है। डिपेंडिंग ऑन possibilities of direction of revolution of electron in atom। ठीक है, वही जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट में क्या होगा कि एक एक एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी जीरो नहीं होता है और टोटल भी जीरो नहीं आता है। तो इसीलिए वो परमानेंट मैग्नेट शो करता है, हमेशा मैग्नेट शो करता है। लेकिन जैसे आयरन हो गया, ठीक है, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जो हो गए तो ये लोग हमेशा शो नहीं करते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि कुछ में होता है कि इंडिविजुअल एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो भी जीरो होता है, टोटल जीरो है। किसी में अगर होता भी है तो भी टोटल जीरो ही आता है। तो ये लोग जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि जो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सब खत्म ही हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ऐसे मटेरियल्स को अगर हम लोग दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो कुछ अलग तरीके का बिहेवियर होता है। अलग तरीके का बिहेवियर जैसे तुम लोग कहीं जादू या टीवी ओवी में देखे होगे कि एक चीज होता है मैग्नेटिक लेविएशन। नाम सुने हो? यस हम्म, क्या होता है वो? मैग्नेट की वजह से कुछ फिर चीजें कोई हवा चीज में को तैरते हुए दिखता हवा है, में उसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहीं से आता है दूसरा चीज कि कहीं अगर टीवी रेडियो या कुछ बनाने ले गए होगे तो वहाँ जो मैकेनिक होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है, उसे मैग्नेट पे टच करके रखता है, उसके बाद जो स्क्रू होते हैं उसमें टच हो जाते हैं। ठीक है, तो वही स्क्रू ड्राइवर जो होता है वो मैग्नेटिक तो होता नहीं है, लेकिन अगर हम उसे मैग्नेट से टच कर देते हैं तो भी मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता है। ऐसा ही होता है। यस ठीक है, तो वो इन्हीं सब रीजन पे डिपेंड करता है। तो वही एक एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला देख रहे हैं हम लोग डायमैग्नेटिज्म, ये कैसे होता है। ठीक है, डायमैग्नेटिज्म पहले लिख लेते हैं क्या है। तो इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच it has a tendency to repel external magnetic field। ठीक है, तो डायमैग्नेटिज्म हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा मटेरियल जिसमें एक ऐसा प्रॉपर्टी जनरेट होता है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, रिपेल करे, उसे हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिज्म। और ऐसा प्रॉपर्टी शो करने वाले जो मटेरियल होंगे उसे हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल।
and materials known as diamagnetic material। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि कॉपर, वाटर, NaCl एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारे जो मटेरियल्स हैं ये सब डायमैग्नेटिक। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो रिपल्सन शुरू कर देता है। कैसे? तो मान लेते हैं कि अगर हम इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये मटेरियल रखा हुआ है, ये हम बोल रहे हैं कि हमारा मटेरियल है, तो इसमें एक एक एटम जो है ऐसा बिहेव करेगा कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे, ऐसे घूमना शुरू होंगे कि वो जो है इस मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा अपोज करना शुरू कर देगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऐसा हो जाएगा कि यहाँ से हमें दिखेगा कि ये इधर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि हमें यहाँ से दिखेगा कि ये रिपल्सन होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ये डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर वाला ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या दिखेगा कि ये जो मटेरियल है उसे रिपेल कर रहा है, उसके आसपास भी ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो रहा है जो कि उसमें रिपल्सन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो मटेरियल्स होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। जो मैग्नेटिक लेविएशन होता है, ठीक है, मैग्नेटिक लेविएशन भी इसी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक है, हम ऊपर की तरफ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अगर क्रिएट कर दिए हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, तो इधर इस पे तो mg फोर्स लग रहा होगा और एक तो यहाँ पे ऊपर F रिपल्सन जो लग रहा था वो लग रहा है, यानी कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड में जो रिपल्सिव फोर्स है वो लग रहा है। इक्विलिब्रियम केस में हमें दिखेगा, इक्विलिब्रियम इट appears to be suspended in एयर, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेविएशन। तो ऐसा क्यों होता है? तो जब हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करते हैं जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा हो, रिपेल कर रहा हो। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलेंगे डायमैग्नेटिक मटेरियल। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है। तो जैसे कि हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो और हमने इस फील्ड में एक ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट रखा हो, मोमेंट मतलब कि इधर साउथ पोल हो, इधर नॉर्थ पोल हो, तो हम देखेंगे कि इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा और ये जो है इस डायरेक्शन में ऐसा रोटेट कर जाएगा, रोटेट होके ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में करते थे वैसा ही यहाँ भी है। तो अगर हम लोग
यहाँ पे देखें कि अगर एक्सटर्नल फील्ड में हम किसी मैग्नेटिक मोमेंट को रखे हैं तो टॉर्क जो है m क्रॉस b लगता है और ये रोटेट करेगा, ठीक है। रोटेट करके इसे फिर से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ला देगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास जैसे हियर हमारे पास जो है एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसमें जो मोमेंट डाइपोल मोमेंट्स हैं वो इस तरीके का कुछ, यानी कि इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो है नॉन जीरो है लेकिन मैग्नेटिक टोटल जो है वो जीरो है। यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम नहीं रखे हैं अभी, एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल जो है इसे हम बोल रहे हैं कि जीरो है। तो ऐसा होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जीरो ना रखें, ठीक है, ये अब जीरो नहीं है। अगर ये जीरो नहीं है तो हम बोल रहे हैं कि ये कुछ बी नॉट है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा कि ये जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो अपने जगह पे ही वो सिर्फ इसी डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोग डाइपोल में पढ़ते थे पोलराइजेशन का केस, तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर हम एक इस मटेरियल को ऐसा रखते हैं तो इस तरीके का हो जाता है। तो ऊपर जो हम लोग दो टाइप का मटेरियल में कैटेगराइज किए थे तो ये हमें डायमैग्नेटिक को दे रहा है और ये जो है हमें पैरामैग्नेटिक शो कर रहा है, यानी कि जिसमें जैसे मटेरियल्स जिसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स जीरो नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स जीरो नहीं है, वो हमें पैरामैग्नेटिज्म शो करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो सारे के सारे जो है मैग्नेटिक मोमेंट इधर की डायरेक्शन में है, तो सबका जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर मैं डाइपोल मोमेंट इधर होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर ही रहता था, तो वैसे मैग्नेटिक मोमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही रहेगा। तो हर का मैग्नेटिक फील्ड जो है इधर की तरफ ऐड होगा। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम अंदर की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ गया होगा, दोनों का मिलके एडअप हो गया होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है सपोर्टिव है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फेनोमेना phenomena by which all the dipoles in a material external magnetic field is called paramagnetism, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल की बात किया जाए तो बचपन से सुनते आए होंगे सॉफ्ट आयरन, जिसे हम लोग कॉयल में यूज करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, ये सब क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिज मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिज्म होते हैं, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो पैरामैग्नेटिज्म हम लोग बोल रहे हैं ऐसे मटेरियल का, ऐसे मटेरियल को जो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उनका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस तरह क्वांटिटिवली रिप्रेजेंट करना चाहें तो इनसाइड मटेरियल क्या हो रहा है, इनसाइड मटेरियल क्या इफेक्ट हो रहा है उस चीज की बात कर रहे हैं हम। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है, ये हम डायमैग्नेटिक के लिए बोल रहे हैं,
ठीक है। यहाँ पे अगर अंदर की बात कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ से अपोज हो रहा है, तो हम इसे बोल रहे हैं इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इधर, और इधर हम बोल रहे हैं बी नेट। तो बी नेट इस केस में जो आएगा हमें बी एक्सटर्नल माइनस बी इंड्यूस आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड यानी डायमैग्नेटिक जो है अपोज कर रहा था, तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। वही अगर हम पैरामैग्नेट का बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं तो जो जितने भी थे वो इधर ही प्रोड्यूस कर रहे थे। नेट की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इधर ही है, बी नेट जो आएगा हमें क्या आएगा, तो बी एक्सटर्नल प्लस बी जो भी बना है इंड्यूस हुआ है वो चीज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डायमैग्नेटिक किसे कह रहे हैं, पैरामैग्नेटिक किसे कह रहे हैं। इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, ठीक है फिर तो बाकी का जो भी बचा हुआ है उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी फेरोमैग्नेटिज्म है, फिर हिस्टेरेसिस लूप है, क्यूरीज लॉ है। ठीक है, तो उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होमवर्क क्या यही रहेगा कि चैप्टर नंबर 5 लास्ट में ये सारा कुछ दे रखा है थ्योरी, उसे एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल है तो खुद से रीडिंग करना भी जरूरी है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है फिर, ठीक है फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you too.